नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा 1757 से लेकर 1857 के पार्ट प्रथम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, भारत में ब्रिटिशर्स एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। आरंभ में जब वो भारत आए तब उनका शुद्ध रूप से उद्देश्य भारत से ऐसी वस्तुएं जिनकी ब्रिटेन में मांग थी उन्हें ले जाना सस्ती कीमतों पर व उन्हें महंगे दाम पर वहां बेचकर मुनाफा कमाना था। यह व्यापार का एक सामान्य व आदिम तरीका था जो वाणिज्यवाद के वैश्विक सिद्धांतों से प्रेरित था। जैसा कि आपको सबको विदित है, वाणिज्यवाद एक प्रवृत्ति है जिसमें अनेक राष्ट्रों में वाणिज्यिक कंपनियों की, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आदि की स्थापना हुई तथा इन कंपनियों ने ये जो कंपनियां स्थापित हुई ये जॉइंट स्टॉक कंपनियों के रूप में स्थापित हुई। इन कंपनियों में लोगों ने अपनी या जिसे कहते हैं एक तरह से एंटरप्रेन्योर या उद्यमियों ने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। वह क्यों कि जैसा आपको विदित है कि पहले समुद्री व्यापार में बहुत अधिक रिस्क या संकट का खतरा रहता था, साथ ही कई प्रकार की समस्याएं भी आती थी। अतः ऐसे में रिस्क फैक्टर को कम करने व मुनाफे को अधिकतम करने के लिए छोटे छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी इकट्ठे हुए। इन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनियों की स्थापना की व यह समुद्री व्यापार करके यूरोपियन व अफ्रीकन कंट्री से सस्ते दामों पर चीज़ें जैसे काली मिर्च, सोना, सूती वस्त्र, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत, गेंडे के सींग इत्यादि वस्तुओं को खरीदते थे व ब्रिटेन में उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। इसी तरह ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में ब्रिटेन में हुई थी। 1608 में सूरत में व 1613 में मछलीपट्टनम में इनकी व्यापारिक मथकों की स्थापना हुई, जिसमें कालांतर में 1639 में मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज व 1698 में कलकत्ता में सेंट विलियम फोर्ट की स्थापना इनके द्वारा कालांतर में 1668 में इन्हें बम्बई की भी प्राप्ति हो गई। ये व्यापारिक कंपनियां धीरे धीरे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोक पाई। इन्होंने समय समय पर मुग़ल बादशाहों से कई प्रकार की व्यापारिक छूटें प्राप्त की। इन छूटों में वो कई प्रकार की गड़बड़ियां भी करते थे जिनसे वह अधिकतम मुनाफा कमा सके। अपनी इस व्यापारिक स्थिति को बनाए रखने के लिए साथ ही आगे आने वाले समय में अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए इन्होंने अपने राजनीतिक पांव भी पसारना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में हमने अपने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में ये देखा कि किस प्रकार से इन्होंने बंगाल, अवध, पंजाब, सिंध व मैसूर, हैदराबाद व मराठा जैसे शक्तिशाली स्थानीय राज्यों को प्रभावित कर 1718 या 1723 तक सहायक संधि, गोद निषेध प्रथा व समय समय पर राज्य हड़पने से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ये स्थापित हो गए थे। 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर वे निर्णायक युद्ध थे जिन्होंने इन्हें बंगाल की थी। वहीं कालांतर में मैसूर व हैदराबाद व मराठे जैसे राज्यों को भी इन्होंने परास्त किया था। ये संपूर्ण इनके राज्य स्थापना की पृष्ठभूमि थी। आगे इस अध्याय में हम इनकी सरकार का ढांचा, साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा के विषय में अध्ययन करेंगे। भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया लेने के बाद इस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उपयुक्त तरीके तैयार करने पड़े। 1757 से 1857 की लंबी अवधि के दौरान कंपनी की प्रशासनिक नीति अक्सर बदलती रही।
फिर भी इसने अपना मुख्य लक्ष्य कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिए। वे लक्ष्य थे कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी, भारत पर अधिकार को ब्रिटेन के लिए ज़्यादा फायदेमंद बनाना तथा भारत पर ब्रिटिश पकड़ को कायम रखने और उसे सुदृढ़ करना। इसके अतिरिक्त जितने उद्देश्य थे वे इन उद्देश्यों की मदद के लिए थे। भारत सरकार का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया और विकसित किया गया था। इस मामले में मुख्य और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था ताकि बिना व्यवधान के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और इसके संसाधनों का दोहन किया जा सके। सरकार का ढांचा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण कर लिया तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नया परिवर्तन करने का उनका नाम मात्र का भी इरादा नहीं था। वे सिर्फ अपना लाभकारी व्यापार जारी रखना चाहते थे और चाहते थे कि कर वसूल कर उसको इंग्लैंड भेजते रहे। 1765 से लगाकर 1772 तक जब दोनों ही सरकारें एक साथ काम कर रही थी, भारतीय अधिकारियों को पहले जैसे काम करने की अनुमति थी, लेकिन ऐसा वे ब्रिटेन गवर्नर तथा ब्रिटिश अधिकारियों की देखरेख में ही कर सकते थे। भारतीय अधिकारियों के पास दायित्व के लेकिन अधिकार नहीं थे। इसके विपरीत कंपनी के अधिकारियों के पास अधिकार पूरे थे लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं था। दोनों ही तरफ के अधिकारी भ्रष्ट और दुराचारी लोग थे। 1772 में कंपनी ने दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर और बंगाल में शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन विशुद्ध रूप से व्यापार करने वाली कंपनी में जो अंतर्निहित बुराइयां होती थी वे जल्द ही स्पष्ट झलकने लगी। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका ढांचा पूर्वी देशों में व्यापार के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही इसका सर्वोच्च अधिकारी इंग्लैंड में रहता था। वह भारत से हजारों मील की दूरी पर था। इसके बावजूद करोड़ों लोगों के ऊपर इसने राजनीतिक आधिपत्य कायम कर लिया था। इस असामान्य स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार के आगे अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की और साम्राज्य का ब्रिटेन की सरकार के क्या संबंध हो? ब्रिटेन में बैठे कंपनी के अधिकारीगण हजारों मील दूर भारत के स्थित अधिकारियों और सैनिकों को किस प्रकार नियंत्रण करे? बंगाल, मद्रास, बंबई में बिखरे हुए कंपनी के अधिकारिक क्षेत्रों के लिए भारत में एक ही नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया जाए? इससे पहली समस्या सबसे विकट थी और सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा यह समस्या ब्रिटेन में जारी दलगत और संसदीय दांव-पेचों से अंग्रेज राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अंग्रेज व्यापारियों के व्यापारिक लाभ से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। बंगाल के भारी संसाधन कंपनी के हाथों में आ गए थे और उसके मालिकों ने फौरन ही लाभांश की दर बढ़ाकर 1766 में 10% कर दी थी और 1771 में उन्होंने इसे और भी बढ़ाकर 12.5% कर दिया था। क्लाइव जब 34 वर्ष की आयु में इंग्लैंड लौटा तो उसके प्रति वर्ष 40,000 पाउंड की आय हो सके। कंपनी के एकाधिकार के कारण पूर्व के साथ व्यापार न कर पा रहे व्यापारी उद्योगपतियों का उभरता वर्ग तथा आमतौर पर ब्रिटेन में मुक्त उद्यम की उभरती शक्तियां, ये सभी उक्त लाभकारी व्यापार और भारत की विशाल संपत्ति में हिस्सा बटाना चाहते थे। अतः वे चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो। 1767 में संसद ने एक कानून बनाकर ब्रिटिश खजाना प्रतिवर्ष 4 लाख का पाउंड देना अनिवार्य कर दिया। शास्त्रीय अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में इस प्रकार की कंपनी के एकाधिकार पर विरोध किया। इन्होंने कहा कि इस प्रकार की सीमित कंपनियां अनेक अर्थों में क्षतिकारी है। वे जिन देशों में स्थापित होती है उनके लिए कमोबेश असुविधाजनक होती है और जिन देशों में दुर्भाग्य से उनकी सरकार स्थापित हो चुकी है उनके लिए विध्वंस का कारण होती है। फिर एक समय ऐसा आया जब कंपनी को सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगना पड़ा। ठीक है, संसद में भी इसके अतः इन सब स्थितियों को देखते हुए 1813 में एक कानून बनाया गया जिसमें
बनाया गया, जिसमें पूर्व के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ चाय के व कंपनी के व्यापार को बना रहने दिया गया। इसी प्रकार इसी कानून का पूरक 1833 में एक कानून चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें चीन के साथ भी कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया। व्यापारिक ढांचे में साथ ही पूर्व के साथ व्यापार में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए इन कानूनों ने कंपनी के प्रशासनिक ढांचे को भी पूरी तरीके से व उनकी आर्थिक नीतियों को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हम अपने आगे वाले लेक्चर में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के विषय में, ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक नीतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।